बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 26 अप्रैल है, वो दिन जिसका सबको इंतज़ार था। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होनी थी और वो डेवलपमेंट्स अब होना शुरू हो चुकी हैं। वो मामलात, वो फैसले जो पर्दे के पीछे किए जा रहे थे, अब वो पर्दे के सामने आया होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी अब और आज के बाद इस सारे मामले से पीछे नहीं हट सकते। वो मुकम्मल तौर पर शरीक हैं इस वक्त जो सूरत हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि फ़ैसला ये किया गया कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए ज़मीन गर्म कर दी जाए और उस ज़मीन को गरमाने का अमल शुरू हो चुका है। टकराव, तसादुम और मुकम्मल अफरा तफरी की कैफियत है। क्या कुछ हुआ आज और ख़ास तौर पर अब कौमी असम्बली इजलास के बाद क्या सूरत हाल है, उसके हवाले से मैं तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा, क्योंकि आज जो हुआ है इसकी माजी में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, अदलिया की और कानूनी और आइनी तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस वीडियो में हम यहीं तक जो है वो महदूद रहेंगे और अगली वीडियो में अदील सरफराज साहब के साथ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि कल सुबह, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली 27 अप्रैल का आगाज़ हो चुका होगा, तो 27 अप्रैल को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके सामने जो मुकदमा लगाया गया है स्पेशल बेंच के सामने, आइनी पटिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन 9/2023, ये मामला क्या है, दीगर पटिशन्स क्यों नहीं लगाई गई और किस किस्म का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ सकता है। ख़ास तौर पर आज जो कुछ हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तरतीब के हिसाब से रख लेते हैं। ये आपको याद होगा, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में तस्करा किया था कि 7 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर नज़र रखना होगी। एक, इत्तेहादी जमातों का इजलास जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सरबराही में बुलाया, उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास, फिर कौमी असम्बली का इजलास और उससे इन दोनों के दरमियान पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास होना था। फिर ये ज़ाहिर है कि बात चल रही थी कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया था, 20 अप्रैल का जो ऑर्डर जारी किया गया था, हुक्मनामा जारी किया गया था, उस हुक्मनामे के तहत जो है ये कहा गया था कि मुज़ाकरात होंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। अब जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हैं, वो मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे और नहीं हो रहे। इस हवाले से भी हमने लुक आउट करना था कि क्या डिटेल सामने आती हैं। कौमी असम्बली का इजलास बहुत अहम था और फिर एक ईद मिलन इशाइये की बात चल रही थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म देंगे। साथ में सातवीं जो अहम डेवलपमेंट है जिस पर नज़र रखनी थी वो ये कि 21 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में हुकूमत जारी करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि नहीं। इन तमाम मीटिंग्स का, इन तमाम ख़बरों का नतीजा अब हमारे सामने आ चुका है। तरतीब के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, पूरा एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, एक वेल स्क्रिप्टेड तरीके से इन मामलात को चलाया गया है। इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। इत्तेहादी जमातों के इजलास में आपने वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू सुनी होगी। अंदर जो अंदरून खाना पसे पर्दा खिचड़ी पक रही थी वो थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ख़िलाफ़ सियासी तौर पर पार्लियामेंट में घेरा तंग किया जाए। ये फ़ैसला बाहर नहीं आया था, कुछ इशारे किनारे मिल रहे थे और फिर शाम को हमें सरप्राइज़ मिला 8 बजे, जिस वक्त मैं ABN के स्टूडियो में गया प्रोग्राम करने के लिए, तो उस वक्त हमें एहसास हो गया था और मैंने इसका तस्करा भी किया क्योंकि हम प्रोग्राम हमारा ऑन एयर होने में बहुत देर हो गई और तकरीबन तमाम जो TV चैनल्स हैं उन पर प्रोग्राम बड़ा लेट शुरू हुआ। तकरीबन 8:22-23 पर तमाम लोग चैनल्स ने प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ किया। आप अंदाज़ा लगाइए, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट, एड्स ड्रॉप कर दिए गए, हेडलाइंस के बाद जो प्रोग्राम फौरी तौर पर ऑन एयर करने की जल्दी होती है वो पसे पुश्त डाल दी गई। टेलीविज़न चैनल्स को शायद पहले से इल्म था, कुछ बताया गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस वक्त स्टेज संभालेंगे और अपने आवाज़ में गंभीरता लाकर, अपने लहजे में को करख्त बना के, अपने भवों को सुकेड़ कर, अपने लहजे के उतार चढ़ाव से, अपने लच्छेदार तरीके से वो जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो गुफ्तगू बड़े रिपल्स क्रिएट करेगी जो पाकिस्तान का सियासी, आइनी और कानूनी मंजरनामा है। तरतीब के हिसाब से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जनाब पंचायत नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे कह सकती है कि डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल जो है वो पसे पुश्त डाला गया। उसके बाद यही मामला वफाकी काबीना में डिस्कस हुआ और वफाकी काबीना ने कहा कि ये जो 21 अरब का मामला है, हालांकि जो डिसीजन 19 अप्रैल का ऑर्डर है, हुक्मनामा है, वो बड़ा ही क्लियर था, जो 7 सफ़ात का बड़ा था, बड़ी तफसील से आपके सामने रखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पोस्ट फैक्टो ऑथराइजेशन जो है वो लेनी है। पहले आपने जारी कर देने हैं पैसे, उसके बाद कौमी असम्बली से उस वक्त इस 21 अरब रुपए की ऑथराइजेशन, तौसीक, मंजूरी ली जाए। जब बजट पेश होता है, वफाकी बजट बराए साल 2023-24 पेश होता है, उस वक्त मंजूरी लेनी है।
वफाकी काबीना ने एक खेल खेला, उन्होंने कहा कि इसको दोबारा ज़रा ना कौमी असम्बली की तरफ भेज दिया जाए। मामला चला जाता है कौमी असम्बली में और हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वफाकी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली संभालते हैं। अदालत का हुक्मनामा उनके हाथ में होता है। अदालत का हुक्मनामा जो 19 अप्रैल का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसकी वो अपने तौर पर एक अजीब व गरीब किस्म की तशरीह पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ हवाले देते हैं और हवाले दे के वो बिल्कुल जिस तरीके से वो पिंग पोंग खेल रहे होते हैं या वो टेबल टेनिस, यहाँ से बॉल वहाँ, वहाँ से बॉल वहाँ, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उनकी गुफ्तगू का जिस्ट ये था कि दोबारा ज़रा पार्लियामेंट से पूछा जाए ये पैसे 21 अरब रुपए दिए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब हम आइन के आर्टिकल फ़लाँ को फ़लाँ के साथ मिला के 82(2) को और 81(2) को और 84 को यहाँ से वहाँ तक पढ़ते हैं तो उसके नतीजे में हमें पता चलता है कि आखिरकार तो जो पार्लियामेंट है उसी ने मंजूरी देनी है, तो ये मंजूरी अवाम का पैसा है, तो अवाम के नुमाइंदे ये फ़ैसला करेंगे। यानी कि इलेक्शन जो है जैसे वो अवाम के लिए नहीं है। जैसे कि जो पंजाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे पॉपुलस सूबा, वहाँ पर इलेक्शंस जो है वो शायद अवाम का मामला नहीं है। जिस तरीके से ये सारा काम किया गया, इसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब वो आए और उन्होंने फिर इसी अल्फाज के गोरख धंधे में एक शिक को दूसरी शिक से मिला के उन्होंने कहा देखें ये तो हो ही नहीं सकता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से पैसे जारी कर सकता है। इन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी कर दे। इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में लेकर गया था। इस वजह से वहाँ से काबीना में गया, काबीना से पार्लियामेंट आया था। जो बिल की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिल जिसको मुस्तरद कर दिया गया था इसी 21 अरब के हवाले से, यहाँ तक तो मामलात फिर भी जो है वो कोई अंडर कंट्रोल नज़र आते थे। और इसमें इसहाक डार ने ये भी हवाला दिया कि डॉन लीक्स लाई गई, पनामा लीक्स लाई गई, 3-4 लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, 24 अरब डॉलर होता मुल्क का ख़जाना। पता नहीं किसने उनको रोका हुआ है कि अब ख़जाने को जो है वो गिराते जा रहे हैं सारी जमातें मिलके। अब पता नहीं कौन से 4 लोग हैं जो मिलकर ये ख़जाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहरहाल ये सारा माहौल बन गया कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली के इस माहौल में अचानक हमने देखा कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने मुख्तलिफ़ अरकान की राय सुनने के बाद कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो हाउस है, जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, इसका जो सेंस यहाँ पर प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है, जो इनकी इज्तमाही दानिश सामने आ रही है, इसको मैं एक ख़त की सूरत में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख भेजता हूँ कि कौमी असम्बली एक सुप्रीम इदारा है, एक पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने फ़ैसले करने होते हैं, आपका काम जो है वो आइन की तशरीह है, आइन बनाना हमारा काम है। ये सारी गुफ्तगू वो करते हुए नज़र आते हैं। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह हम लोग पहुँच गए थे स्टूडियो में और अचानक जलवा फ़रोज़ होते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और जो उन्होंने गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू बाकायदा जो अदालत है उसकी ना सिर्फ ये कि तौहीन है, बराह रास्त हमले हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को। यहाँ तक कहा गया कि आप फ़ैसला कर लें कि आप PTI के टाइगर फोर्स का हिस्से के तौर पर तारीख़ में याद रखे जाएंगे या किसी और तरीके से। क्या गुफ्तगू की वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको मंजरनामे का एहसास हो जाएगा कि क्या बन गया है। और अब लोहा गर्म है। 2-3 एंड्स जो हैं जिनको देखना होगा, एक ऐवान सदर है, एक पार्लियामेंट के बैक साइड के ऊपर ऐवान सदर है, पार्लियामेंट की बाएं जानिब जो है वो, अगर आप सामने खड़े होकर पार्लियामेंट को देख रहे हैं तो उसके दाएं जानिब सुप्रीम कोर्ट है, अदरवाइज़ बिल्डिंग के बाएं जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। 11 बजे क्या होता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अक़लियती बेंच ने तौहीन पार्लियामेंट की है, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करेंगे, कितने वज़ीर आज़मों को मज़ीद फांसी पर चढ़ाएंगे, हम किसी इदारे को पार्लियामेंट की तौहीन की इजाज़त नहीं देंगे, उन्हें भी हमें इज़्ज़त से बुलाना होगा। ये किस तरीके से जुर्रत हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि वो ये बताएं कि मेजॉरिटी, ये मैं रेफरेंस में आपको बता देता हूँ। रेफरेंस इस बात का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जो 21 अरब रुपए बिल की सूरत में मंजूर करवाना था हुकूमत ने, उसको पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। और ये बात सबको मालूम है कि अगर कोई हुकूमत पैसे का इख्तियार, इस्तेमाल का इख्तियार लेने में नाकाम हो जाए पार्लियामेंट से, तो उसको ये कहा जाता है कि अक्सरियत जो है अराकीन की इस पार्लियामेंट में उनका एतमाद नहीं रहा, लिहाजा उनको या तो एतमाद का वोट लेना होता है या वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो ये जब मामला आया था तो इस मामले का तज़किरा था सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में।
بلاول نے اس کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ کہہ دینا، یہ کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ میجورٹی ہے بھی کہ نہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس۔ پھر جو یہ جملہ بھی استعمال کیا بلاول نے کہ ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو کر رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 نسلوں سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ بلاول نے یہ بتایا، سپریم کورٹ آف پاکستان مخاطب ہے، ہیو نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ۔ اس میں جو گفتگو ہے اس کا مرکز، اس کا محور، وہ تمام کے تمام جملے دے آر ڈائریکٹڈ ایٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ اگلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ بلاول کہتے ہیں کہ ہم 3 نسلوں سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں، ڈائلاگ تو نہیں ہوگا، ڈائلاگ کرنا مشکل ہوگا اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ کچہری بن جائے گی، وہ پنچایت بن جائے گی۔ وہاں پر اگر آپ پنچایت لگائیں گے اور یہ کریں گے اور آپ کی انٹر میڈیشن جو آپ کی ثالثی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ نے میڈیشن نہیں کرنی، ڈائلاگ مشکل ہو جائے گا۔ تمام اداروں کے سربراہان ہوش کے ناخن لیں، یاد رکھیں، سوچیں کہ تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ انہیں پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس کے طور پر یاد رکھے تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ بہتر ہوگا کہ اپنے ہاں ڈائلاگ کریں، یہ مشورہ دیا بلاول بھٹو زرداری نے۔ پیسوں کے حوالے سے کہہ دیا کہ جو قومی اسمبلی ہے، جو پارلیمنٹ ہے، یہ اس کا اختیار ہے کہ پیسہ کہاں سپینڈ ہوگا، کیسے سپینڈ ہوگا، یہ اختیار حکومت کا نہیں ہے۔ اب اس بات میں بھی تضاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اور قومی اسمبلی نے جو ہے وہ ایک طریقے سے جو اختیار دینے کا فیصلہ ہے وہ نہیں کیا کہ وہ ایگزیکٹو کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اختیار دیں کہ پیسے کیسے سپینڈ کرنے ہیں۔ تو یہ ونس اگین یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب اس کو کیسے دیکھے گی۔ بٹ جو چیزیں پردوں کے پیچھے ہو رہی تھیں، یہ ساری منصوبہ بندی چل رہی تھی۔ میں متبادر اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک وہ چہرہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، قمر زمان قاہرہ صاحب، فاروق نائک، خواجہ سعد رفیق، اسی طریقے سے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے لوگ آپ کو نظر آتا ہے بڑے مؤدبانہ طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے جو ہے وہ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے، یہ ادارہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، آئین جو ہے اس کی بالادستی ہم تسلیم کرتے ہیں، آئین کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ اور اس وقت جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا، جس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ معاملات جو ہیں، یہ جو مذاکرات والی بات ہے، یہ التوا میں ڈالنے کے لیے ہے، تو اس پر میں نے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ آپ کو تو خدشہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آج ایک بات اور بڑی الارمنگ سی تھی جو گفتگو کی وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مڈ اگست میں جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہیں ان کی مدت پوری ہوگی، آئینی مدت، اور آئینی مدت کے 3 مہینے کے بعد ہم الیکشن کروائیں گے، نومبر یا اکتوبر۔ اب اکتوبر سے بات نومبر، اور یہ فرسٹ ٹائم نومبر کا تذکرہ جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ہم نے سنا ہے۔ اب نومبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسمبلی اگر وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں۔ اگر اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے ٹرم پورا ہونے پر، ٹینیور ختم ہونے پر ایکسپائر ہو جاتی ہے اس کی مدت، تو اس صورت میں آئین یہ کہتا ہے کہ 60 دن میں الیکشنز کروائے جائیں۔ اگر مڈ اگست سے اگر آپ 60 دن بھی آگے لے کر جائیں تو اکتوبر کا مڈ اکتوبر بنتا ہے، اکتوبر کی 13 سے 17 تاریخ کے درمیان جو ہے وہ وقت بنتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اب نومبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہوگا جس وقت یہ یقین ہوگا کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے، منظرنامے سے ہٹ جائے، اس کو نااہل کروا لیں، میاں نواز شریف واپس آ جائیں، عمر عطا بندیال ریٹائر ہو جائیں، قاضی فائز عیسیٰ کے در سے بہت امید ہے، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں، چیزیں فیوریبل ہو جائیں، کوئی اور مقدمات کا سہارا لے لیا جائے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جو آج شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کریٹ ہوا ہے۔ آنے والے گھنٹے بہت اہم ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اب کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کر سکتی ہے، کس قسم کا منظرنامہ چند گھنٹوں کے بعد ایکسپیکٹ کیا جائے۔ کمرہ عدالت نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان شارح دستور پر اس حوالے سے عدیل سرفراز صاحب کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔